बीपीएससी के पीवाईक्यू को हम देखेंगे और यहाँ पे जो है वो मराठा राजा और संघ को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो स्पेशली रायगढ़ को उन्होंने बनाया था, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, पूछा भी गया है कितने एग्ज़ामों में, तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी और उसके अलावा जो है रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान जो है वो विद्वान बनारस के पंडित विशेश्वर जो है वो उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षेत्रीय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। यहाँ देख सकते हैं कि अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी, तो स्पेशली अष्टप्रधान जो हमारे शिवाजी के राज्य में भी सहायता करती थी, स्पेशली मैनेजमेंट का काम ये हेल्प करती थी, तो डी राइट हो जाएगा। शिवाजी ने मराठा जो है राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों का नियुक्त किया गया था, यानी 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था अष्टप्रधान के अंतर्गत। अष्ट मतलब 8 होता है। इसमें जो है वो पेशवा थे, अमात्य थे, मंत्री थे, सचिव थे, सुमंत थे, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश आदि थे। ये जो है शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के जो सचिवों की भांति जो है वो कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे जो है वो किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री जो है राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो पहला है पेशवा यानी राजा का प्रधानमंत्री, अगला है अमात्य या मजूमदार, वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। वाक्यानविश मंत्री का जो है वो कार्य की बात करें तो ये स्पेशली राजा के दैनिक कार्य एवं दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण करता था। और सचिव या नविश जिसको कहते थे, यह सचिव बोलिए या सूर्यनविश कहिए, राजकीय पत्र व्यवहार एवं कार्य देखना होता था। सुमंत एवं दबी जो है वो विदेश मंत्री थे। उसके अलावा सेनापति या सरेनौबत जो वो सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करते थे। पंडित राव जो है वो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। उसके अलावा न्यायाधीश तो जान ही रहे कि मुख्य न्यायाधीश के वो कार्य करते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा सारे। यहाँ पे मैच करना है डियर अष्टप्रधान प्रणाली को, तो सचिव का काम जो है जो है वो पत्राचार प्रभारी थे। उसके अलावा पेशवा मंत्री होते थे, फर्स्ट हो जाएगा। उसके अलावा सुमंत की बात करें तो विदेश मंत्री होते थे और अमात्य जो है वो स्पेशली फोर हो जाएगा, वित्त मंत्री अमात्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो 2143 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों को, अष्टप्रधान का जो है वो गठन किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था। ये 2019 के बीपीएससी में आया था। अष्ट प्रधानमंत्री थे तो स्पेशली जो मराठा प्रशासन से थे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि सरजामी प्रथा किसी से संबंधित थी, तो मराठा भूराजस्व प्रथा थी, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। मराठा जो है वो काल में सरजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला देख सकते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन की बात करें तो मुगल साम्राज्य के विघटन में वही सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल सम्राट कौन था, तो ये मोहम्मद शाह थे, तो बी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं शाहजहां द्वारा बनवाए गए आपका प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, और क्योंकि उसके जो काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ 60 लाख रुपए, कई हज़ार अशर्फियाँ और 1000 करोड़ की जो है सोने की वस्तुएं, 50 करोड़ के जो है जवाहरात, कोहिनूर तथा जो तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। अगला देख सकते हैं स्पेशली कि निम्नलिखित में से जो है वो किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ये शाह आलम को दाखिल जो है वो नहीं होने देता था वो, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से, हम डिटेल को देख सकते हैं। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से लेकर के 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद वह बिहार में था। उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह दिल्ली से बाहर रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा।
यहाँ देख सकते हैं 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह जो है दिल्ली पहुँच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार यानी 1803 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे अगला देख सकते हैं मुग़ल जो है वो बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो है वो साम्राज्य की सीमा थी, तो यहाँ स्टार मार्क दिए गए हैं। देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं बल्कि आपका मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फ़ारसी में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी जो है वो शाह आलम के जो है वो काल में मुग़ल साम्राज्य सिकड़ते सिकड़ते दिल्ली के जो है वो लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार जो है वो लोक सेवा आयोग ने इसको निरस्त कर दिया था। और अगले टॉपिक में मॉडर्न हिस्ट्री को देख सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास है, तो यूरोपीय जो है वो भारतीयों का यूरोपीय कंपनियों का आगमन को देखेंगे, तो स्पेशली यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली निवेश का प्रथम वायसराय आपका भारत में कौन था, तो ये स्पेशली पुर्तगाली से हो जाएगा, तो अल्मेडा हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि प्रथम जो है वो पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पे जो है वो 20 मई 1458 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुँच के भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन यानी जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक जो है वो उपाधि थी। जमोरी ने वास्को डी गामा का जो है वो स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर के आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने जो ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। यहाँ देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु आपका हुगली का उपयोग कौन करता था, तो आपको पुर्तगाली करते थे, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि पुर्तगाली द्वारा आपका हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला देख सकते हैं भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी जो वो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो सूरत में किया था फर्स्ट फैक्ट्री। ये जो वो 1613 हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुग़ल दरबार आपका जो है वो अप्रैल 1609 में पहुँचा था। यहाँ देख सकते हैं कि किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुग़ल जो है वो गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा 1612 ईस्वी में स्वाली यानी सूरत के समीप में पुर्तगालियों को हरा करके उनके एकाधिकार को निरंतरता को जो वो तोड़ा, यानी जो वो रेगुलर जो थे। इसके बाद जहांगीर की जो है वो अनुभवों से अंग्रेज़ों ने सूरत में आपका 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से जो है वो एक फैक्ट्री स्थापित की। और ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेज़ों ने अपने जो है वो पहली फैक्ट्री यानी अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर और अजमेर, उसके अलावा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था, तो बेस्ट हो जाएंगे, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं स्पेशली कि निम्नलिखित में से जो है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था, तो यहाँ जो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 48 में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही जो है वो दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज जो है वो कटियर्स जो है वो बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा हुए कुछ जो है वो अंग्रेजी जहाज़ों का अधिकार कर लिया गया था, यानी स्पेशली उस पर अधिकार कर लिया गया था। युद्ध का तत्कालीन कारण था
और प्रथम जो है वो कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अकबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार जो है वो नदी पर स्थित सेंट थोमे जो है वो नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में जो युद्ध आपका बंद होते ही कर्नाटक का जो है वो प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। 31 अप्रैल की संधि जो है वो 1748 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी में हुआ और उससे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध समाप्त हो गया था। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार कहा जाता है इस जो है वो संधि को, तथा जो है वो मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है आपका सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। अगला देख सकते हैं 1760 का प्रसिद्ध जो बांडीवास का जो है वो युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मांडीवास का युद्ध जो है वो जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट जो है वो डी लाली ने किया था। यहाँ देख सकते हैं उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये बिहार हो जाएगा, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है वो बिहार से प्राप्त होता था। अगला देख सकते हैं अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम जो है उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? अफीम था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार जो है वो अफीम से चाय और कपड़ा थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित किया और भारतीय जो है वो किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई, तथा चीन से आपका व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि जब ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम की अधिक जो है वो आवश्यकता थी। अतः जो है वो आवश्यक विकल्प के अनुसार अफीम भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। यहाँ देख सकते हैं खोजकर्ता और जो जन्म स्थान को देखेंगे डियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टोफर जो है कोलंबस कहाँ से थे? तो इटली से थे। और जो है वो जैक्स कार्टियर फ्रांस से थे, ये 4 में दिया हुआ है। सर जो है फ्रांसिस ड्रेक जो है वो यूनाइटेड किंगडम के हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो और डी जो है वो फर्डिनेंड मैगलन जो है वो इटली के हो जाएंगे, यानी पुर्तगाल के हैं ये वाले, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ याद रखिएगा 3 4 2 1 है, तो ये फ्रांस हो जाएगा, यानी जो वो बी का आपका 4 हो जाता, ठीक है ना। तो 3 4 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो ए राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि खोजकर्ता और जन्म स्थान को देखेंगे तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से, जैक्स कार्टियर फ्रांस से, सर जो फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम से, फर्डिनेंड मैगलन जो वो पुर्तगाल से हो जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब के बारे में, तो बक्सर की लड़ाई के बाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो इलाहाबाद की संधि थी, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 में अक्टूबर के मध्य में हुआ। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। युद्ध में अंग्रेज विजय रहे और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई, यानी 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है क्लाइव तथा जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है वो क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। यहाँ अगला देख सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये स्पेशली जो है वो मोहम्मद रजा खान जी को बनाया था, ये जो है वो राइट हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि जो है वो 1700 आपका अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े शाह आलम द्वितीय को जो है वो अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, तथा उसे जो है इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त जो है वो 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान जो उड़ीसा है की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इसके जो बदले कंपनी जो है वो सम्राट को 26 लाख रुपए देगी और निजामत के व्यय के लिए जो है वो 53 लाख रुपए देगी।
इस समय जो है वो कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान यानी मुर्शिदाबाद में बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को रखा और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। उपदीवान के लिए मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में भी आपका कार्य करते थे। उसके अलावा जो है वो इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य जो है वो भारतीयों द्वारा ही चलता था, उत्तरदायित्व कंपनी का था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सम्राट जो है वो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो 12 अगस्त 1765 को किया था, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। इलाहाबाद की जो है वो प्रथम संधि की बात करें तो 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी और इलाहाबाद की द्वितीय जो है वो संधि के तहत अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल जो है वो बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा दिया। यानी जो है वो दूसरी संधि जो है वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इस समय जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसके अलावा उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा जो उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बन के रहे। यानी स्पेशली 1806 से 37 का जो है वो अकबर द्वितीय का टाइम था और बहादुर शाह सेकंड का जो है वो 1837 से 57 तक रहा। बंगाल में जो शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। 28 अगस्त 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद एवं उसके जो प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं जो है वो दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है वो दोनों स्पेशली उप दीवानों और मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को जो है वो पद से हटा दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक राज्य कैसे किया था। चलिए देखते हैं। बांटो और राज्य करो की नीति के कारण, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत पर जो वो लगभग 200 वर्षों तक राज्य करने का प्रमुख कारण बांटो और राज्य करो की नीति थी। यहाँ देख सकते हैं क्षेत्रीय राज्य और मैसूर और पंजाब हो जाएंगे, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई एवं जो है यहाँ पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यह फ्रांस में स्थापित जैकोबियन जेव क्लब की एक शाखा थी। टीपू सुल्तान ने इस जेव क्लब का समर्थन किया और कथित तौर पर इसका जेव सदस्य भी बना। उसने अपनी राजधानी जेव फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल और काबुल और मॉरिशस में अपना दूतमंडल भेजे थे। अगला देख सकते हैं कि किस वर्ष में जो वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि हस्ताक्षर किए गए, तो ये 1784 थे, तो डी जे वो राइट हो जाएंगे। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की जो वो संधि 1784 ईस्वी में हुई थी और इस संधि के बाद आपका जो है वो द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक अंत हो गया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ किया, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान जो वो श्रीनगर की संधि स्पेशली जो मार्च 1752 द्वारा किया गया था और कभी स्टार्ट हुआ, तो 1790 से 52 के बीच। इस संधि में अंग्रेजी की ओर से कर्नवालिस और मैसूर से जो वो टीपू सुल्तान शामिल था। इसके अनुसार टीपू को अपने जो वो देश का लगभग 1/2 भाग जो वो अंग्रेजों और उसके साथियों को देना पड़ा।
साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि यह शामिल था श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू लगभग जो है वो 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक जो है वो उसके 2 जो है वो पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। यानी 3 करोड़ यानी जो 330 लाख रुपए देने थे। कॉर्नवालिस ने इसे जो है संधि के बाद ये आपका टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा जो है वो अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला देख सकते हैं, स्पेशली रणजीत सिंह ने जो है वो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया तो 7 शुजा से प्राप्त किया था, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर के शेख्स पर सिख मिशलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को जो है अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा जो है वो काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकतजई जेवर सरदारों यानी फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का जो राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें जो कोह-ए-नूर यानी कोहिनूर हीरा भेंट किया। यहाँ देख सकते हैं, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम का पारित हुआ तो 1900 में पारित हुआ, सी जो है वो राइट हो जाएंगे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया, जिसके जो है वो जिससे कृषकों की भूमि का गैर जो है वो कृषकों के साथ हस्तांतरित होना काफ़ी हद तक प्रतिबंधित हो गया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1909 में हुआ था, तो बी जो है राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व आपका प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार की कुंभ मेले सर्वदेशिक हिंदू सभा के नाम से की गई। वर्ष 1921 में इस संस्था का नाम बदल करके अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से की गई। यहाँ पे टॉपिक के रूप में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के प्रश्नों को देख लेते हैं। डी चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम जो है वो गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, वारन हेस्टिंग्स को जो है वो 1774 में बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में स्पेशली लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम जो है वो गवर्नर जनरल बनाए गए। एक बंगाल के एक भारत के हो जाएंगे। रॉबर्ट जो है वो क्लाइव का पहला जो है वो गवर्नर नियुक्त किया गया, स्पेशली बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव को, जो इस पद पे 1758 से लेकर के 60 ईस्वी तक केवल 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा था। अगला देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। भारत में जो वो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड जो क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विदेशी विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था नेतृत्वकर्ता, और इसी युद्ध के बाद जो है वो बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला देख सकते हैं कि इनमें से किसे जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को, सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि द्वादश शासन का जनक किसे माना जाता है, तो आपका सर लियो नील कार्टियर्स को जानते हैं, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। सर जो है वो लियोनील कार्टियर्स को जो है वो द्वादश शासन का जनक माना जाता है। इसके तहत जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आपका तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया, यानी द्वैत शासन को। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने जो है वो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो वारन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो 1771 ईस्वी में लॉर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस जो निर्णय को 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे जो है वो स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें।
वारन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों यानी मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। द्वादश शासन जिसकी जो है वो शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है कि अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा जो है नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था कि यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको जो स्वीकार करना चाहिए। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो कैप्टन स्लीमैन के द्वारा। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वो धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग जो है काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार को देवी को जो है वो बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। ठगों को यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में इसी प्रकार लिखी गई है। सती प्रथा के जो प्रश्न पर तो आपका कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जो जनता ने आपका सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने जो है लगभग आपका 1562 जो है ठगों को बंदी बना लिया, यानी 1826 से लेकर के 1835 का। उनके ठगों को फांसी दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के बाद जो है वो संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला देख सकते हैं भारत में ठगी का उन्मूलन किनका जो है वो करने का श्रेय किसे है, तो डब्ल्यू जो है वो एच स्लीमैन को हो जाएगा, तो डी जो है वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश से गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। ये जो है वो राइट हो जाएगा। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के जो है वो समय बिछाई गई थी। पूर्वी भारत की जो है वो पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से जो है वो हुगली के बीच मध्य चलाई गई थी। यहाँ देख सकते हैं सामाजिक सुधारों को हम लोग देख लेते हैं लिए। तो यहाँ पे इनमें से जो है कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल राइट है। दास प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल राइट है। धर्म परिवर्तन के कारण नियोक्ता के जो प्रावधान को हटाना, तो ये राइट नहीं है। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, तो ये आपका जो 1, 2, 4 आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलियम बेंटिक जिसका टाइम पीरियड 1828 में रहा है, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही आपका चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था। इसी में जो है वो दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने जो है वो ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चला करके उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह जो इंग्लैंड वापस आपका चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण नियोक्ता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं 1833 का जो है वो चार्टर एक्ट दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में एक आरंभिक और नीतिगत कदम था, लेकिन इस एक्ट के पारित होने के बाद तुरंत बाद दास प्रथा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस एक्ट ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यवहारिक मंच प्रदान किया। दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन 1843 ईस्वी के इंडियन स्लेवरी जो है वो एक्ट के द्वारा माध्यम से हुआ था। इस जो एक्ट में दासों की स्पेशली खरीद फरोख्त और गुलाम रखने की को सीधे तौर पे कानूनी जो है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यहाँ देख सकते हैं सती प्रथा को जो गैर कानूनी किससे घोषित किया, तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। 1857 में भारत का जो है वो गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यानी 1856 से 58 तक लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला जो है वो वायसराय 1858 से 62 ईस्वी तक था। अफगानिस्तान के प्रति जो है वो आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लॉर्ड जो है वो लिटन हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा।
1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर के आने पर अफ़गानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किसी से संबंधित नहीं थे, तो इल्बर्ट बिल से नहीं थे, स्ट्रेची कमीशन से थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी थे, शस्त्र जो अधिनियम भी 1878 में आया था तो ये भी थे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड लिटन इल्बर्ट विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल जो है वो वायसराय लॉर्ड डिफन के कार्यकाल में आया था, यानी पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय जो है वो अपराधियों पर जो है वो मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। अगला देख सकते हैं किस वायसराय ने भारत में अपनी वैश्विक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, तो में हो जाएंगे, ये जो है वो राइट हो जाएगा। वायसराय जो है वो वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल यानी 1869 से 72 ईस्वी का रहा है। अपने शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। मेयो द्वारा जो है वो 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया। इस रेजोल्यूशन में आपका सर्वप्रथम अपने वैश्विक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजन की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई तथा उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इसलिए ए जो है वो विकल्प राइट हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं किसने जो है वो सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया, तो नेपियर हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। जनरल आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड एलम्बरो के काल के दौरान यानी 1842 से 44 का टाइम पीरियड, 1843 में जॉर्ज चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को जो पूर्ण रूप से स्पेशली ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पी रॉबर्ट्स के अनुसार सिंध की विजय जो वो अफगान युद्ध यानी 1839 से 42 के बीच हुआ था, के बाद हुई थी, और जो वो नैतिक एवं राजनीतिक रूप से इसी का परिणाम था। यहाँ पे मिलान करना है व्यक्ति और विषय से संबंधित, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो वो व्यक्ति और विषय से संबंधित हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैकडोनाल्ड आपका जो है वो कम्युनल अवार्ड हो जाएंगे। लेतो को जो है वो अगस्त प्रस्ताव हो जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएंगे, और चेम्सफोर्ड जो है वो द्वैध शासन से संबंधित हो जाएंगे। तो ये स्पेशली जो है वो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि 2, 3, 1, 4 हो जाएगा, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सामने सामने व्यक्ति और विषय से संबंधित, तो कॉमनल जो है वो अवार्ड मैकडोनाल्ड का है, अगस्त प्रस्ताव लेतो का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौजी का है, द्वैध प्रशासन चेम्सफोर्ड से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प्पा जो है वो हड़प्पा नीति के जो है वो तहत शामिल नहीं किया गया था, तो जयपुर को नहीं किया गया था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। नागपुर, संबलपुर, सतारा हो जाएगा शामिल। यहाँ डिटेल देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी जिनका टाइम पीरियड 1848 से 56 रहा है, अवध के नवाब वाजिद अली साहब पर कुशासन का आरोप लगा करके फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेज राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत आपका विलय किए गए प्रदेश 17 यानी 1849, उसके अलावा जैतपुर और संबलपुर जो है वो स्पेशली 1849 में किया गया। बघाट जो है वो 1850 हो जाएंगे। उदयपुर 1852 है। झांसी जो 1854 है। नागपुर जो है वो 1854 है। जयपुर इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा देख सकते हैं स्पेशली जो वो डलहौजी के व्यवगत जो सिद्धांत के तहत सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जबकि जो है वो 1 मई 1849 को सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। अगला देख सकते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी से वारेन हेस्टिंग्स तथा वरेजी संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य जो है वो भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने जो है अपने राज्यों की जो वो चारों ओर मध्य जो वो राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा जो है वो हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि उनकी जो सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय आपका मुक्त अफगानों और मराठों से था,
इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय को बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से जेवो कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपने रक्षा अर्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय जेवो रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की और जेवो सैनिक के रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो आपका पेशवा बाजीराव सेकंड थे। ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सबसे प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहे थे। उसने जो है वो 1801 में जसवंत के भाई की जो है वो हत्या कर दी और परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पुना पर आक्रमण कर दिया। पेशवा एवं सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया गया। उसके अलावा बाजीराव द्वितीय ने भाग करके जो है वो वाशिन में शरण ली तथा जो है वो 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वाशिन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता स्वीकार कर ली। इस जैव संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। अगला देख सकते हैं लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन से सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। फर्स्ट बिल्कुल राइट है लॉर्ड मेयो के बारे में। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। सेकंड भी राइट है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया तो थर्ड भी राइट हो जाएंगे। इसने जो प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया तो आपका फोर्थ भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ई बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी का रहा है। उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से भ्रष्टाचार के उपरांत 14 दिसंबर जेवो 1870 को एक संकल्प जारी किया जिसे मेयो रेजोल्यूशन या प्रांतीय सरकार को चार्टर भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्ता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय और राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें जो इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए भी कहा गया। इस प्रकार मेयो ने प्रांतीय स्वायत्ता को बढ़ावा देकर के प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। 1871 में मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की जो वो उन वित्तीय समस्याओं को संतुलित करने का प्रयास किया जो लगातार घाटे की स्थिति में थी। निम्न में से किसे जो वो देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था तो ग्वालियर को नहीं मिलाया। सिंध, अवध, सतारा हो जाएंगे तो बी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो वो ग्वालियर रियासतों को जो वो अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय जो लॉर्ड एलम्बरो यानी 1842 से 44 ईस्वी के शासनकाल में किया गया था। एलम्बरो के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में एवं व्यवगत सिद्धांत के द्वारा जो है सतारा का विलय 1849 ईस्वी में किया गया। डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के तहत जो वो सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुई जबकि 1 मई 1849 को सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। यहाँ पे देखा जा सकते हैं अगले प्रश्नों को कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया तो ये लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे तो सी राइट हो जाएगा। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके दिल्ली करने की घोषणा की। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को नई राजधानी दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रवेश जुलूस निकाला जा रहा था। यानी प्रवेश जो वो जुलूस निकाला जा रहा था जो राजकीय प्रवेश होते हैं। इसी जो राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय की हाथी हौदी पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। इस हमले में लॉर्ड जेवो हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो गए और महावत मारा गया। इस घटना की योजना क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी।
अगला देख सकते हैं, भारत के वायसराय के रूप में किसके जो कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। बी जो है वो राइट हो जाएगा। महान शहीद जो है वो क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन, यानी कार्यकाल 3 मई 1926 हो जाएगा और से लेकर के 18 अप्रैल 1931 का इरविन का टाइम पीरियड है। 1926 से 31 कार्यकाल में जो वो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, यानी जो इरविन के काल में हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों को दिया गया था। इम्पीरियल जो है वो कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड जो है वो कर्जन ने किया। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य केंद्रीय देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों के लिए शैक्षणिक शिक्षा का जो है वो सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। अगला देख सकते हैं कि किसने जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के लिए एक उत्कृष्ट जो नेता के रूप में अभिवादन किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। तो बी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो वो साहस और दूरदर्शिता का जो है वो स्पेशली उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि अगर हम पूछे कि निम्नलिखित में से जो है वो किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए डिटेल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले विदेशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियों की खिलाफत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि जो वो सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधियाँ जो वो खान बहादुर थी। 1859 और 1860 ईस्वी में इस जो है वो इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्नों को। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। बी जो वो राइट हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वह जो है वो वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस से जो वो विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1959 ईस्वी में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। यहाँ देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के जो है वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो राजगोपालाचारी थे। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक में देख सकते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात को बढ़ावा देकर के औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो भारत में आपका पहली रेल 1853 ईस्वी में बॉम्बे और थाने के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला और औपनिवेशिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ हुआ था किया गया? तो जमींदारों के साथ हुआ। तो ए जो वो राइट हो जाएगा। 1753 ईस्वी में 93 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी आदि जो वो भिन्न नामों से जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को यह जो वो व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर जो वो प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इसके अंतर्गत स्पेशली समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग जो है वो 19% जो वो भाग यानी हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो वो जमींदारों की एक नए वर्ग को भू स्वामी घोषित कर दिया गया, जिससे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। बी जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं, रैयतवाड़ी जो है वो व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो मद्रास में किया गया। बी जो है वो राइट हो जाएगा। बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1752 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है और 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे जो पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। मुनरो के शिष्य एलिफिस्टर ने इसे जो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र के कुछ हिस्से असम और कुर्ग यानी स्पेशली 51% में मद्रास बम्बई का हिस्सा हो जाएगा और आधुनिक कर्नाटक का हिस्सा कुर्ग वाला, और ये व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके आपका द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे और व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 ईस्वी के बाद जी विंगेट और H.E. गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। अगला देख सकते हैं कि भारत में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया, तो थॉमस मुनरो ने किया। बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वह प्रथा जिसके जो तहत स्पेशली किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये रैयत प्रथा थी, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। रैयतवाड़ी जो प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अगला देख सकते हैं, किसने बंगाल में मालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, तो हॉल्ट मैकेंजी हो जाएंगे। सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, तो स्पेशली जो वो प्रांतों में भू राजस्व व्यवस्था की नई जो वो पद्धति मालवाड़ी तैयार की और इस प्रणाली में मध्य प्रांत पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। मालवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह बंगाल प्रेसिडेंसी जो वो शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है। अतः जो वो विकल्प सी सत्य है, इसीलिए यहाँ पे प्रीलिम्स और संशोधित उत्तर में सी को ही सत्य माना था बीपीएससी ने। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि जमींदारों द्वारा आपका कृषक से मांगे गए बिगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था, तो वेथी के नाम से जानते थे। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। जमींदारों द्वारा जो कृषकों से मांगे गए बिगार या अवैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बिगार कहलाती थी, अर्थात यह एक जो प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता था, यानी होता है। अगला देख लेते हैं, होम जो है वो चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो ब्रिटिश जो वो भारतीय अधिकारी की पेंशन भी थी, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार भी थे, रेलवे के ग्रांटेड ब्याज भी थे, तो सभी हो जाएंगे। तो डी जे वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारी की पेंशन, भारत की जो वो आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियों तथा जो रेलवे के आपका निवेशकों को गारंटेड ब्याज, ये सभी जो समाहित थे। यहाँ जो वो विकल्प में त्रुटिवश भारत में खरीदे गए सैन्य और सैन्य जो वो भंडार लिखा गया है, अन्य भंडार लिखा गया है, जिसके स्थान पर इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत